जय हिंद। चलिए जरा देखते हैं हम लोग कि अभी फ़िलहाल नेपाल में इंडिया के खिलाफ़ इतना गुस्सा क्यों है, और अगर ये बहुत आगे बढ़ जाता है ये कन्फ्लिक्ट, तो इससे दोनों देश को क्या क्या घाटा हो सकते हैं। तो आप जरा, हम पिछले वीडियो में आपको पूरा कन्फ्लिक्ट समझा दिए थे, यहाँ हम थोड़ा सा बस ये बता देते हैं कि ये जो नेपाल है रेड कलर वाला, ये कहता है कि जो सुगौली की संधि द्वारा महाकाली नदी हम लोग का बॉर्डर था वो शुरू होता है लिम्पियाधुरा के हिसाब से। ये किनका मानना है? नेपाल का। तो नेपाल का कहना है कि ये एरिया मेरा होगा, और भारत कह रहा है कि नहीं भैया, ये महाकाली नदी काला पानी लेपुलेख से शुरू होती है, इसलिए ये पूरा एरिया मेरा होगा। यानी ये जो बीच में का 400 किलोमीटर स्क्वायर का जो एरिया है, ये नेपाल कह रहा है कि मेरा है और इंडिया कह रहा है कि मेरा है। अब नेपाल के लोगों का कहना है कि भैया आप नक्शा देखिए 1916 का, जब सुगौली की संधि हुई थी, नेपाल का मैप देखिए 1816, सॉरी 1916 नहीं 1816, सुगौली की संधि का उस समय का मैप देखिए, उस समय पूरा ये नेपाल था। आप उस हिसाब से देखिएगा तो नेपाल यहाँ पे पूरा था, हम उसी मैप को मानते हैं। तो देखिए हमारे हिसाब से इन दोनों देशों को इस पर बैठकर विचार करना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई देश अपना मैप बनाता है तो दूसरे को प्रॉब्लम आ जाती है। जब हम लोग 370 में संशोधन किए थे तो 2019 में हम लोगों ने अपना मैप निकाला था, जिससे नेपाल ने भी इसका विरोध प्रकट किया था। अगर इस हिसाब से मैप को अगर हम लोग आधार मानेंगे पिछले को, तो उस पर विवाद रुकेंगे नहीं और बढ़ते जाते हैं। आपको हम थोड़ा से तौर पे देखिएगा कि अगर आपसे कहा जाए कि 1947 से पहले का मैप देखिए, तो पाकिस्तान तो भैया इंडिया में था। अब कुछ चाइना नेपाल के लड़कों ने कमेंट किया है कि आप अपने दादा के जनगणना देखिए, उनका जनगणना नेपाल में था। तो अगर हम ये पाकिस्तान से कहें कि तुम अपने भैया दादा परदादा का जनगणना देखो, हिंदुस्तान के थे, इसलिए पूरा पाकिस्तान वापस कर दो, तो ये तो एक विवाद नहीं ना, ये तर्क नहीं, ये तो कुतर्क हो जाता है। आप अगर 1935 का मैप देखिएगा, उससे पहले तो पूरा म्यांमार हिंदुस्तान का था, उस समय बर्मा नाम था, तो उन लोगों की भी जनगणना तो हिंदुस्तान में ही हुई होगी, और उस समय का मैप में तो हिंदुस्तान ही दिखा होगा। आप अगर 1893 से पहले की बात करेंगे, जब डूरंड रेखा नहीं खींची गई थी, तो अफगानिस्तान पूरा हिंदुस्तान में था, अफगानिस्तान तो हिंदुस्तान में था। तो अब अगर हिंदुस्तान का कोई आदमी अफगानिस्तान के लोगों को ये तर्क देने लगे कि भैया तुम 1893 का मैप देखो, तो ये कहाँ तक का सही है? अगर आप चोल साम्राज्य की बात करेंगे तो इंडोनेशिया तक चोल साम्राज्य फैल चुका था, कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर तक यहाँ के शासकों ने बनवा दिया वहाँ पे। तो ये पुराने मैप के हिसाब से अगर अभी भी हम लोग कन्फ्लिक्ट करते रहेंगे तो ये दोनों देशों को इकोनॉमिकल थोड़ा सा घाटा होगा। अब नेपाल कह रहा है भैया आप 1816 का मैप देखिए, उस वक्त तक तो नेपाल इतना था। अब इंडिया के कुछ लोग कहने लगे कि ये सब मैप देखिए तो पूरा साउथ एशिया ही इंडिया का हो जाएगा, अगर हम पिछले देखते हैं। तो अभी हम लोग ये देखते हैं कि भैया आखिर दोनों देशों में इतने अच्छे मधुर संबंध थे, ये 10 साल से ऐसा गड़बड़ क्यों हुआ है? तो देखते हैं कुछ नेपाल के प्लस पॉइंट, कुछ निगेटिव पॉइंट, कुछ इंडिया के प्लस पॉइंट, कुछ उसके निगेटिव पॉइंट्स को हम लोग समझते हैं। देखिए अगर आप देखेंगे यहाँ ध्यान से, तो हम यहाँ एक स्टेप बाय बनाए कि जैसे नेपाल के हम कुछ निगेटिव पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, हालांकि हमारे विचार आपके विचार अलग हो सकते हैं। नेपाल में अभी कोरोना पेंडेमिक के बीच में भी काठमांडू पे लोग सड़कों पे आ गए कि इंडिया के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे, और इस प्रोटेस्ट में भाई भाग वापस जाओ, इंडिया गो बैक, हम गोरखा हैं, किसी से नहीं हारते हैं, ये मतलब एक भावना कि हम गोरखा नहीं हारते हैं, बहुत वीर हैं, इस तरह का जो बात हो रही थी। तो एक गोरखा की बात हो रही थी, एक दूसरा प्रोटेस्ट में। दूसरा एक नेपाल के लोगों की मेंटेलिटी में ये भी भरा है कि भैया इंडिया तो ब्रिटेन का गुलाम बन गया, वो लोग इंडिया को क्या कहते हैं, ब्रिटिश पेट, आप इंडिया ब्रिटेन के पालतू थे। तो देखिए ये जो चीज़ें होती हैं ये बहुत तकलीफ पहुंचाती है। अगर हम ये कहें कि आप भी तो 1814 से 16 के बीच आंग्ल नेपाल युद्ध में हार गए थे, ये अलग बात है कि नेपाल में 90% एरिया में तो पहाड़ ही भरा हुआ है, तो क्या ब्रिटिशर्स उस पहाड़ पे जाके शिलाजीत की खेती करेंगे? उनको उस हिसाब से कुछ नहीं दिखा उस वक्त के नेपाल में, इसलिए उन्होंने नहीं किया। हालांकि उस वक्त भी अंग्रेज ही जीते थे, तभी तो आपको गढ़वाल वापस करना पड़ा, कुमायूं वापस करना पड़ा, तराई और सिक्किम भी वापस करना पड़ा। तो आप अगर ये कहिएगा कि हिंदुस्तान अंग्रेजों का गुलाम था, भैया हम सोने की चिड़िया थे, इसलिए हमको लूट लिया, खजाने थे, श्रमिक थे, हर चीज़ थे। तो हम ये नहीं करें, आप भी हारे थे, हम भी हारे थे। ये अलग बात है कि उस समय अंग्रेजों को आपके यहाँ लूटने के लिए कुछ दिखा नहीं, वरना 1816 में आप भी हारे थे, आप भी को भी कब्जा कर लेते। तो ये जो आप इंडिया को ब्रिटिश पेट कहते हैं, ये उचित नहीं है। दूसरा, गोरखा भाई बहुत बहादुर होते हैं, हम उनकी बहादुरी को सैल्यूट करते हैं, इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान ऐसा कोई युद्ध जीता नहीं जिसमें गोरखा का खून ना बहा हो।
गोरखा भाई बहुत ही बहादुर होते हैं, बहुत ही बहादुरी से लड़ते हैं। उनकी बहादुरी की किससे पूरी दुनिया जानती है। आज भी ब्रिटेन के लोग इंडिया में नेपाल आते हैं, गोरखा सैनिकों को लेके जाते हैं। लेकिन आप बताइए, आज की जो लड़ाई है वो बहादुरी की नहीं है। एक मामूली कोरोना वायरस आज अमेरिका जैसे सुपर पावर को धूल चटा दिया। तो आज की जो लड़ाई है वो बायोलॉजिकल हो चुकी है, मेंटल हो चुकी है, साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिक वार हो चुका है। तो ये दोनों के लिए गलत बात है। आप ये चीज़ भी दोनों सोचना चाहिए। मेरे हिसाब से आपकी विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं। दूसरा, एक नेपाल और इंडिया के बीच में जो हाल ही में हुआ है मई के महीने में, वो लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में है। वहाँ से नेपाल ने केवल 18 किलोमीटर दूर पे अपना चेक पोस्ट बना दिया है। अब आप बताइए, भारत और नेपाल ओपन बॉर्डर है, हमारे यहाँ ना वीज़ा लगता है ना कुछ, और ये नौबत आ गई कि आज हमको और आप में इतना विश्वास की कमी हो गई कि हमको चेक पोस्ट बनाना पड़ा। ये कहीं ना कहीं दोनों में लैक ऑफ ट्रस्ट की कमी है। ये दोनों देश के लिए गलत है। तो ये मेरे हिसाब से। अब इंडिया के पास कुछ निगेटिव पॉइंट्स को ज़रा ध्यान दीजिए। इंडिया जो है ना, नेपाल और भूटान के साथ ऐसे ट्रीट करता है जैसे वो उसके छोटे भाई हैं। नहीं, आदमी छोटे भाई को कर देता है। तो ये इंडिया की भी कमी है। इंडिया को भी सोचना चाहिए कि देश जो है वो क्षेत्रफल से बड़ा छोटा नहीं होता है। हमको नेपाल को एक बराबरी का पार्टनर के हिसाब से ट्रीट करना चाहिए। ये इंडिया की मिस पॉइंट है जो इसे छोटे भाई की तरह ट्रीट करता है। इस बात को हम भी मानते हैं। आप याद करेंगे, जब नरेंद्र मोदी नेपाल गए थे तो उस समय उन्होंने कहा था अपने भाषण में, नेपाल के लोग जल्दी से जल्दी अपना संविधान बनाएं। तो इस पर नेपाली मीडिया ने भी प्रतिक्रिया दिया था कि आप कौन होते हैं हमको ये बताने वाले कि हम अपना संविधान जल्दी बनाएं या देर बनाएं। हालांकि उनका कहने का सेंस गलत नहीं था, लेकिन हाँ, हमें किसी दूसरे देश में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो ये एक नेपाल के लोग कहते हैं भैया आप हमको छोटा भाई की तरह क्यों ट्रीट करते हैं, हम ये हैं। दूसरा, नेपाल के लोगों का ये मानना है कि भारत का पॉलिटिकल इंटरफेयर है चाइना में। हालांकि इसको कभी प्रूव नहीं किया जा सकता, लेकिन चाइना, उन लोगों का कहना है कि 2015 में मधेसिया के मैटर पे इंडिया काफ़ी रिजिड हो गया था चाइना को नेपाल के प्रति। तो एक दूसरा निगेटिव पॉइंट है जो नेपाल के लोगों के दिमाग में है। दूसरा, अगर आप ट्रेड को देखिएगा तो ट्रेड की अगर बात करेंगे व्यापार से, तो नेपाल से हम बहुत ही कम चीज़ों को आयात यानी इंपोर्ट करते हैं और ज़्यादातर वहाँ एक्सपोर्ट करते हैं। यानी ट्रेड के मैटर पे नेपाल को घाटा होता है और इंडिया को फायदा होता है। ये भी एक निगेटिव कंसर्न भरा हुआ है। दूसरा, लो एफडीआई, भारत से बहुत ही कम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट नेपाल को जाता है। यानी भारत से बहुत कम उद्योगपति वहाँ जाके पैसे लगाते हैं। लेकिन इसके एक अलग भी पहलू है। नेपाल के बहुत से व्यापारी आप देखेंगे तो भारत में काम करते हैं। हम इतना, भारत के लोगों से भी हम ये बात कह सकते हैं दावे के साथ कि आपके गांव में भी अगर कोई चौकीदार होगा ना तो वो नेपाल का ही होगा। हम लोग उसे बहादुर कह के बुलाते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है गोरखा सिपाही बहुत बहादुर होते हैं। आज भी हिंदुस्तान के रेस्टोरेंट कहीं भी देखिएगा, चाउमीन में स्पेशलिस्ट आपको नेपाल के ही मिलेंगे आज भी। तो ये अलग मैटर है कि हमारा एफडीआई भले कम है, लेकिन आज भी नेपाल के बहुत से लोग इंडिया में जॉब करते हैं और यहाँ से वो पैसे लेके जाते हैं। इससे हम लोग को कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन ये संबंध बरकरार रहना चाहिए। तो एक ये नेपाल के लोगों का, भैया आपके यहाँ से एफडीआई बहुत कम आता है। तो ऐसा नहीं कि केवल इंडिया ने निगेटिव ही काम किए, कुछ इंडिया और नेपाल दोनों के प्लस पॉइंट है। यहाँ हम भले लिख दिए इंडिया के प्लस पॉइंट, बट इंडिया नेपाल दोनों के प्लस पॉइंट है। इंडिया प्लस नेपाल दोनों का प्लस पॉइंट। क्या प्लस पॉइंट? कि दोनों ने अपने बॉर्डर को खोल रखा है एक दूसरे के लिए। ओपन बॉर्डर है, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान की तरफ बहुत टेंशन रहता है। केवल चेकिंग होती है कि आप गैर कानूनी चीज़ों को तो नहीं ले जा रहे हैं। तो ये दोनों के प्रयास से होता है। दोनों के लिए मार्केट एकदम खुले हुए हैं, ओपन मार्केट की तरह है। दोनों देशों ने अपने लिए प्लस पॉइंट देखिएगा तो दोनों में आप यहाँ से वहाँ जा सकते हैं बिना वीज़ा का, वहाँ से यहाँ आ सकते हैं। हिंदुस्तान में बहुत से लोग 1 जनवरी घूमने जाते हैं। काठमांडू बहुत ही सुंदर शहर है, प्राकृतिक दृश्य नेपाल में बहुत अच्छे हैं। तो ये दोनों के लिए अच्छे हैं। अब देखिए, सार्क सैटेलाइट, मोदी जी ने सार्क देशों के लिए अपना सैटेलाइट बनाया था, सार्क सैटेलाइट। ये एक अच्छी पहल थी उनकी भी, नेपाल ने भी इसको एक्सेप्ट किया था। इसलिए हम दोनों के प्लस पॉइंट कह रहे हैं। नेपाल चाहता तो इस सैटेलाइट सिस्टम से अलग हो सकता था, जैसे पाकिस्तान अलग हो गया। तो ये दोनों के प्लस पॉइंट है। अब आप देखिए ज़रा, पाम ऑयल की बात करते हैं। पाम ऑयल मतलब एक पाम, देख सकते हैं आप इमेज में देखेंगे तो पाम ऑयल तेल होता है, वो बहुत एक सरसों तेल का आप सब्सटीट्यूट समझिए पाम ऑयल का। आप अगर मैप में देखेंगे, आप मैप में देखेंगे तो आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा कि नेपाल ने भारत से काफ़ी पैसे कमाए पाम ऑयल के थ्रू। कैसे पाम ऑयल के थ्रू कमा लिए? पाम ऑयल तेल होता है, वो नेपाल में नहीं होता बट नेपाल से आता है। कैसे? देखिए, वो पाम ऑयल इंडोनेशिया या मलेशिया में होते हैं पाम।
तो नेपाल क्या करता है, यहाँ से पाम को मंगा लेता है और उसको रिफाइन करके तेल निकाल के उसे कहाँ भेज देता है, इंडिया में भेज देता है। जबकि ये पाम, कच्चा पाम कहाँ से मंगाता है, इंडोनेशिया और मलेशिया से मंगाता है और यहाँ से बेच देता है। तो भारत सरकार ने कहा कि भैया हम कच्चा पाम क्यों नहीं मंगा सकते यहाँ से, उसको पेड़ के केवल तेल तो निकालना है, हम निकाल लेंगे। तो नेपाल गवर्नमेंट ने कहा कि आप ये जो कह रहे हैं ठीक है, हम यहाँ से निकाल लेंगे, आप ही हमारा पाम को खरीदते हैं तेल को, अब हमारी कंपनियाँ तो बर्बाद हो गई। तो भारत सरकार ने नेपाल और बांग्लादेश इन दोनों को ये छूट दे रखा है कि आप अभी भी इंडोनेशिया और मलेशिया से कच्चा पाम लाइए, तेल निकाल के भारत में उसको बेच सकते हैं। भारत चाहता तो बंद भी कर सकता था इसको। तो ऐसा नहीं कि दोनों देशों में बहुत ही तकरार है। हाँ, इधर कुछ दिनों में कुछ तकरार बढ़ गए, इसे सुलझा लेने की ज़रूरत है। भारत कहता है कि नेपाल से हमारा रोटी और बेटी का रिश्ता है। ये बात हकीकत है कि केवल इंडिया और नेपाल में ऐसा नहीं कि केवल व्यापार होता है। रोटी कहने का सेंस व्यापार है, और बेटी कहने का सेंस यहाँ से हम लोग की शादी ब्याह के भी रिश्ते होते हैं। यूपी बिहार के बहुत लोगों की शादी होती है। सब छोड़िए ना, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की शादी सीता माँ से हुई थी, जनकपुर नेपाल में होता है और अयोध्या यूपी में है। तो प्राचीन काल से ही नेपाल और भारत के बीच में रोटी और बेटी का रिश्ता रहा है। इधर जो कुछ सालों में अगर आप देखिएगा तो दोनों के बीच रिश्तों में कमी आई है। अगर आप कहेंगे, अगर ये तकरार बढ़ते गया और अगर बॉर्डर सीज करने की बात आ गई या फिर आर्मी डिप्लॉय करने की बात आ गई, तो इसमें दोनों देशों को घाटा है, नेपाल को भी है और भारत को भी है। नेपाल अभी इधर पिछले 10-15 साल से काफ़ी तेज़ी से डेवलप हो रहा है, उसके डेवलपमेंट में बाधा आएगी। भारत जो अपना सपना देखता है $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होने की, वो बिना पड़ोसियों को साथ लिए पॉसिबल नहीं हो सकता है। दोनों देशों के टूरिस्ट में भी बाधा आएगी। तो ये समझना चाहिए दोनों देशों को। हम यहाँ कहेंगे कि यहाँ भारत से मिस्टेक हो रहा है कि आप भारत को यहाँ पहल करना चाहिए, भारत सरकार को आगे बढ़ना चाहिए, उसे काफ़ी पोलाइटली समझाना चाहिए नेपाल से कि हमारे दोनों के बीच जो भी टेंशन है हम उसे सुलझा लेंगे। मेन टेंशन जो है वो काला पानी को लेकर है। ये जो काला पानी इशू है, इसी को लेकर मेन कंसर्न है, मेन टेंशन यही इसी को लेकर है। तो भारत सरकार की भी अपनी समस्या है कि हम नेपाल पे भरोसा कर सकते हैं, लेकिन चाइना पे कैसे भरोसा करें। ये लेपुलेख का जो दर्रा है, एरिया है, जिसे नेपाल के लोग कह रहे हैं मेरा है। भैया नेपाल के लोग, हम वहाँ रहने के लिए नहीं मांग रहे हैं, हमें बस वहाँ 2 चीज़ चाहिए। एक, मानसरोवर यात्रा जाने के लिए, दूसरा कि हम चाइना के लिए यहाँ जब भी चाइना से विवाद हो तो हम यहाँ आराम से अपनी आर्मी को भेज सकें। तो ये दोनों से करना चाहिए, इसमें भारत सरकार को पहल करनी चाहिए। कहीं ना कहीं भारत सरकार से देर हो गया है जो इतने टाइम लगा है। अगर आप 10 साल में देखेंगे तो नेपाल के लोगों के अंदर में ये भावना आ गई है कि इंडिया उनके इंटरनल मैटर में हस्तक्षेप कर रहा है। इसको सुलझाना भारत का काम है। चाइना का भी इन्फ्लुएंस है। कुछ नेपाल के लड़के कह रहे हैं, वीडियो देखने के बाद कई नेपाल के लड़कों ने कमेंट किया कि आप इंडियन मीडिया और इंडियन यूट्यूबर केवल ये दोष देते हैं कि हमारे ऊपर चाइना का इन्फ्लुएंस है। भैया चाइना का इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं दिखता है, हम आपको एक एविडेंस के तौर पे देख रहे हैं। हमारी आपकी विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, आप इसको भी देख सकते हैं, इनकार नहीं कर सकते। देखिए अब चाइनीज रोल के बारे में, पहला कि चाइना ने जो है नेपाल में 90% FDI करता है, ज़्यादातर चाइना की FDI है। इसलिए चाइना चाहता नहीं है कि वहाँ पर जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है वो हटे। अब कैसे कम्युनिस्ट पार्टी, तो नेपाल की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, उसके 275 में से 174 सीटें हैं नेपाल में। तो ये रूलिंग में है अभी ये पार्टी, और चाइना नहीं चाहता है कि ये पार्टी टूटे। अब ये जो पार्टी है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, ये 2 कम्युनिस्ट पार्टियों से मिलकर बनी है। एक बीच ये 1.5 साल पहले ऐसा मैटर आ गया था कि ये दोनों पार्टी टूटने वाली थी और नेपाल में सरकार गिरने वाली थी, और नेपाल में सरकार गिरती तो संभवतः ये नेपाल कांग्रेस पार्टी की सरकार आ सकती थी। वहाँ पे ऐसी संभावना थी, ऐसा नहीं कि हो ही जाता। तो आप देखिए चाइना का इन्फ्लुएंस कितना है। चाइना ने अपने राजदूत कॉन्वॉय, उनका नाम था होय यांकुई, इनको भेजा इनको भेजा चाइना में, नेपाल में। और ये जब नेपाल गई तो ये नेपाल के ऑफिशियल लोगों से कम बातें की, बल्कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से बात की। अब एक बात बताइए, डोनाल्ड ट्रंप भारत आएंगे तो मंत्री से मिलिए जी, आप राष्ट्रपति से मिलिए कि किसी चुनाव की पार्टी से मिलिएगा कि मुलायम सिंह आप क्या कर रहे हैं, मायावती आप क्या कर रही हैं, ये क्या मैटर बनता है। आप ऑफिशियल डेलीगेट से मिलिए। तो ये जो थी, ये ज़्यादातर बातें की कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के लीडरों से बात की, पार्टी के नेताओं से बात करने लगी और पार्टी के नेताओं को खुला समर्थन दी। और साथ ही साथ
40 मिनट तक शी जिनपिंग ने यहाँ की विद्या देवी भंडारी से फ़ोन पे बात किया और उन्होंने खुला समर्थन कर दिया कि हम भैया केपी शर्मा ओली की पार्टी यानी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के साथ में है। तो ये आप इसको नहीं इनकार कर सकते हैं कि भैया आप 100% नहीं कह सकते कि चाइना का रोल कम है। चाइना जानता है कि हमारा जो FDI है, इतना सारा जो प्लान चल रहा है, अगर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हट जाती है और कोई और पार्टी आती है और इंडिया और नेपाल के बीच में संबंध फिर से पहले जैसे हो सकते हैं, तो ये चाइना के लिए एक अलग कंसर्न हो सकता है। दूसरा, चाइना एक और चीज़ चाहता है। चाइना हर जगह उलझा हुआ है, मंगोलिया को कहता है मेरा है, ताइवान मेरा है, साउथ चाइना सी को कहता है मेरा है। तो वो ये नहीं चाहता है चाइना कि इंडिया कहे कि नहीं तुम गलत हो। वो जानबूझ के इंडिया को उलझाए रखना चाहता है नेपाल पाकिस्तान के थ्रू, ताकि जब इंडिया खड़ा हो तो इन कहे कि भैया तुम्हारा अपना खुद ही विवाद है। तो ये एक चाइना का यहाँ पर है। दूसरा, इंडिया के लिए एक और सिक्योरिटी कंसर्न है। चाइना जो है वो रेल बना रहा है लुम्बिनी तक, लुम्बिनी के बाद इंडिया शुरू हो जाता है। तो ये एक इंडिया के लिए सिक्योरिटी कंसर्न है। तो नेपाल के लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम लोग जो लेपुलेख में घुस रहे हैं वो नेपाल की ज़मीन कब्जा कर रहे हैं। हम लोग केवल और केवल मानसरोवर यात्रा और चाइना के थ्रेट को न्यूट्रल करने के लिए घुस रहे हैं, न कि हमें कोई ज़मीन की ज़रूरत है। ये दोनों के बीच में एक ट्रस्ट की कमी है। आप अगर नक्शा को देखेंगे ध्यान से, तो नक्शा में आप देखेंगे अगर चाइना का ट्रेन जो है वो ले आना चाह रहा है, अगर ये लुम्बिनी तक आ जाती है ये ट्रेन, मैप में ध्यान से देखिए, ये है नेपाल और एकदम नीचे में है लुम्बिनी। अगर नेपाल से यहाँ लुम्बिनी तक चली जाएगी ट्रेन, तो यहाँ के बाद ये पूरी की तरह भारत से चाइना की कनेक्टिविटी हो जाएगी नीचे तक में। तो ये दोनों को बीच में सोचना चाहिए था ये कि भैया चाइना का इन्फ्लुएंस नेपाल को भी सोचना चाहिए कि अगर भारत से छोड़कर अगर वो चाइना से कितने भी अच्छे रिश्ते बना लेते हैं ना, तो उनको वो आज़ादी नहीं मिलेगी जो हिंदुस्तान के साथ है। हम हिंदुस्तान के लोग सनातन संस्कृति को मानने वाले, वसुधैव कुटुंबकम, पूरे विश्व को एक परिवार की तरह करने वाले, तो हम लोग जो है वो कभी भी चाइना से ज़्यादा ओपनली आपके साथ रह सकते हैं। बाकी दोनों देशों को आपस में मिलजुल कर ये समझा लेना चाहिए। आई होप आप समझ गए होंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।